कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। आज हम लोगों का चंद्र राजवंश से एंड हो जाएगा, यानी फाउंडेशन जो क्लासेज हमारी चल रही हैं बच्चों, उसके अंदर हमने पवार वंश से एंड कर लिया, टिहरी राजवंश से एंड कर लिया, और इसके साथ साथ ही चंद्र राजवंश भी हमारा एंड हो जाएगा। इससे पहले हमने कत्यूरी और जो उत्तराखंड की आदिम जनजाति वगैरह उनके बारे में भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग कुछ क्लासेस करंट अफेयर्स की कवर करेंगे बच्चों, चाहे उत्तराखंड करंट अफेयर्स हो या फिर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो। वो इसलिए क्योंकि आने वाले इसी मंथ में आपका एक तो आरओ मेंस का एग्जाम है, दूसरा उसके बाद आपके कुछ और एग्जाम होने हैं, तो उनके लिए भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। देन हम लोगों का जो अगला टारगेट होगा बच्चों, जैसे ही फाउंडेशन क्लासेस जैसी जो आपकी गोरखा और ब्रिटिश शासन एंड हो जाएगा, तो फिर हम लोग उत्तराखंड के दूसरे सेक्शन को कवर करेंगे, ठीक है, जो महत्वपूर्ण हो सकता है। बाकी जिसका एग्जाम है आने वाले समय में, उसको मैंने सारी डिटेल बताई हुई कैसे और क्या करना है, ठीक है। देखिए, अब लिखिए आप चंद्र राजवंश का प्रशासन, ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था, चंद्र राजवंश का प्रशासन, ठीक है। हमारा ये चीज चेक करनी है कि चंद्र राजवंश में प्रशासन का स्ट्रक्चर कैसा था। देखिए, ये जो थे बच्चों, चूंकि चंद्र राजवंश था बच्चों जो दिल्ली के सुल्तान हैं, यानी जो दिल्ली में जो शासन कर रहे थे, और जो नेपाल है यानी डोटी था, उससे भी इनका प्रशासन प्रभावित हुआ था, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जो नाम लिए थे प्रशासन के, क्योंकि आपने कई टर्मिनोलॉजी इसमें सुनी होंगी, और दिल्ली के जो दिल्ली में जो शासन कर रहे थे और जो नेपाल के डोटी थे, उनसे भी इनका प्रशासन प्रभावित हुआ था। हम ये नहीं कह सकते कि इनका प्रशासन कंप्लीटली उनसे हट कर था, ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना। दूसरा, इनके वहां पे जो राजकुमार होते थे, यानी राजा का पुत्र था राजकुमार, वो महाराजा कुमार नाम से भी अपने आंखें लगाता था। इसी के साथ साथ कुंवर और गोसाई इनके नाम के अंत में यूज होते थे, जो राजकुमार या राजघराने के लोग होते थे। तो प्रशासन के नीचे लिखो दिल्ली के सुल्तान और डोटी से इनका शासन प्रभावित हुआ था, ठीक है। प्रशासन के लिखो दिल्ली के सुल्तान तथा डोटी समझ रहे हो ना, नेपाल का इलाका, डोटी से प्रभावित, ठीक है, यानी उससे प्रभावित हुआ था। इन्होंने कई टर्मिनोलॉजी अपने शासन प्रशासन में क्या लिखा, जैसे मालगुजारी शब्द हो गया, या अपने आप पर कुछ इस तरीके के टर्मिनोलॉजी यूज किए थे, वो कहाँ से किए थे, उन्हीं लोगों से किए थे, ठीक है। इनके प्रशासन में जो राजा का पुत्र होता था, यानी राजकुमार जो था बच्चों, महाराजा कुमार वो नाम के आगे लगाता था, और कुंवर और गुसाई नाम के अंत में लगाता था, ठीक है। लिखो, राजकुमार जो था बच्चों, राजकुमार मतलब राजा का पुत्र, ये महाराजा कुमार लगाता था नाम के आगे, महाराजा कुमार, ये कहाँ लगता था, इसके नाम के आगे, और नाम के अंत में ये लगाते थे कुंवर और गुसाई, कुंवर और गुसाई, ठीक है। ये कहाँ यूज होता था, नाम के अंत में। अगर कभी आपसे पूछता है कि किस राजवंश के राजकुमारों द्वारा कुंवर और गुसाई नामांत का प्रयोग किया गया, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रशासन में ये, यानी अपने आप में चंद्र राजवंश के समय ये चलता था, ठीक है। इन्होंने अपने बच्चों कई ताम्र शासनादेश निकाले, यानी ताम्र में अपने शासन के आदेश निकाले। उनकी जो बेसिकली भाषा हुआ करती थी, नेपाली मिश्रित कुमाऊनी थी, ठीक है। देखो, चंद्र राजवंश में ताम्र पत्रों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, ताम्रपत्र यानी ताम्र शासनादेशों में, ताम्र शासनादेशों में प्रयुक्त भाषा, यानी ये जो भाषा यूज करते थे में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी बच्चों चंद्र राजवंश के समय, वो थी अपने आप में नेपाली मिश्रित कुमाऊनी, यानी जो कुमाऊनी है उसका नेपाली मिश्रित जो रूप था वो इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। तो लिखो नेपाली मिश्रित कुमाऊनी, नेपाली मिश्रित कुमाऊनी का इन्होंने क्या किया था बच्चों, प्रयोग किया था अपने ताम्र शासनादेशों में, ठीक है। इनके समय में एकमात्र शासक, क्योंकि ताम्र शासक था जिसके ताम्रपत्र में उसके पिता का नाम आता है बच्चों, वो है जगतचंद। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया बच्चों, बहुत प्रकार के ताम्र शासनादेश निकाले, यानी तांबे पे शासन के आदेश निकाले, और ताम्रपत्र में बहुत सी चीजों का वर्णन इन्होंने किया। तो एक ऐसा शासक भी है इनके समय में, जगतचंद, जिसके ताम्र शासन में, यानी जो उसने अपने आदेश दिए थे ताम्र में यानी तांबे में, उसके पिता का नाम उसमें उल्लिखित है, ठीक है। लिखो, एकमात्र शासक जिसके ताम्र शासन या ताम्रपत्र में उनके पिता का नाम उल्लिखित है, जगतचंद है बच्चों, ठीक है। ये ध्यान रखना, पेपर में आता भी है कभी कभी क्वेश्चन। जगतचंद कौन है बच्चों, एकमात्र चंद्र शासक जिसके ताम्रपत्र में उनके पिता का नाम उल्लिखित है, जिसके ताम्रपत्र में उनके पिता का नाम उल्लिखित, यानी अपने पिता के नाम से इसने क्या किया, ताम्र शासन क्या किया बच्चों, निकाला, ठीक है। पिता का नाम उल्लिखित लिख देना। तो जगतचंद ने एकमात्र ऐसा शासक था, ठीक है। और ये जो शासक, ये ताम्रपत्र है बच्चों, बरम ताम्रपत्र, बरम पड़ता है जिला पिथौरागढ़ में, ठीक है।
अगर कभी ये पूछता है बरम ताम्रपत्र का संबंध किससे है, ताम्रपत्र, वो किसका हो जाएगा बच्चों, जगतचंद का। और अगर क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि चंद शासक जिसके पिता का नाम उल्लिखित है किसमें, उनके द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया ताम्र शासन, वो कौन सा था बच्चों, जगतचंद, यानी बरम ताम्रपत्र में उनके पिता का नाम क्या किया गया बच्चों, उल्लिखित किया गया है। ये भी आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जगतचंद एकमात्र ऐसा शासक था। अब देखो, क्योंकि ताम्रपत्र की वैधता के लिए हस्ताक्षर के स्थान पर इन लोगों ने कठार की मूठ की प्रथा चलाई थी बच्चों, ठीक है, एक प्रकार की मोहर मान के चलिए। यानी इन लोगों ने क्या किया, जैसे किसने ताम्रपत्र जारी किया, ठीक है, तांबे का पत्र जारी किया, इसमें इसने आदेश लिखा है। अब आज के टाइम तो हस्ताक्षर कर देते थे, उन लोगों ने क्या किया, कठार की मूठ होती थी, एक प्रकार की मोहर मान के चलिए आप लोग, इन लोगों ने प्रयोग किया, ठीक है। लिखो, ताम्र शासन की वैधता के लिए हस्ताक्षर के स्थान पे कठार की मूठ की प्रथा किसने चलाई थी, हस्ताक्षर के स्थान पे, हस्ताक्षर के स्थान पर पूरा लिखना आप लोग, ठीक है, कठार की मूठ का प्रयोग, ठीक है, किसने किया था, चंद राजवंश ने किया था, यानी चंद शासकों ने। यानी पूरा क्वेश्चन लिखना, ताम्रपत्र की वैधता के लिए हस्ताक्षर के स्थान पर कठार की मूठ का प्रचलन किसके समय में हुआ था, चंद राजवंश के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोग लिखना, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो ताम्रपत्र उत्कीर्ण करता था, यानी जो ताम्र, राजा क्या करेगा, राजा बैठेगा, कोई ताम्रपत्र पकड़ेगा, उसमें लिखेगा राजा का संदेश या आदेश, तो वो जो ताम्रपत्र उत्कीर्ण करने वाला था बच्चों, उसको सुधार या सुतार बोला जाता था, ठीक है। लिखो, ताम्रपत्र उत्कीर्णक क्या कौन कहलाता था, चंद्र शासन में ताम्रपत्र उत्कीर्णक, यानी ताम्रपत्र उत्कीर्णक मतलब ताम्रपत्र जो लिख रहा है राजा के आदेश पे, उसको सुधार या सुतार बोला जाता था, ठीक है, सुधार या सुतार, जो भी आता है आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना। सुधार या सुतार कौन होता था, चंद राजवंश में जो ताम्रपत्र का उत्कीर्ण करता था उसको सुधार या सुतार बोला जाता था, और इनके लेखक जोशी लोग होते थे, ठीक है। इसी तरीके से एक बहुत फेमस ताम्रपत्र मिला बच्चों, वो मिला गोबासा ताम्रपत्र, जो कि ज्ञानचंद से संबंधित है, ठीक है, पेपर में 2-3 बार आ चुका है। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध पूछता है तो ज्ञानचंद, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध अगर पूछता है आपसे तो ये हो जाएगा कौन, ज्ञानचंद, ठीक है। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध अगर आपसे पूछता है तो कौन हो जाएगा, ज्ञानचंद हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों इन लोगों ने क्या किया, जो चंद राजवंश हैं, इनके प्रशासन में भूमि दान बहुत अधिक प्रचलित हुआ था बच्चों, ठीक है। तो 3 प्रकार से ये लोग भूमि का दान करते थे, एक को बोला जाता था गूंठ भूमि, एक को बोला जाता था रौत भूमि, और तीसरा होता था संकल्प में जो राजा देता था। तो चंद राजवंश में भूमि प्रदान करने के, भूमि दान के 3 तरीके प्रचलित थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कभी निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि दान का वो था, रूप था, भूमि दान के रूप लिखो। एक होता था बच्चों गूंठ भूमि, एक होता था रौत, रौत क्या होता था, वीर सैनिकों को, एक होता था संकल्प, जो ब्राह्मणों को राजा देता था संकल्प पे, ठीक है। तो गूंठ, रौत और संकल्प क्या था, चंद राजवंश में एक भूमिदान का तरीका था। रौत किसको देता था, वीर सैनिकों को, गूंठ आपको पता है मंदिर वगैरह को, और संकल्प ब्राह्मणों को, ठीक है। ये पेपर में आता क्वेश्चन, ये ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग देखना, इनके समय में एक पौरी 15 बिस्वा शब्द यूज होता है, जो कि शूद्र जाति के लिए यूज होता है, ठीक है। लिखो, पौरी 15 बिस्वा, ये शब्द जो यूज होता है वो शूद्र जाति के लिए होता था उस समय में, ठीक है। जो समाज के नीचे के तबके में दबा के रखे थे उन लोगों के लिए शब्द यूज किया करते थे, ठीक है। ये भी ध्यान में आप लोग रखना, ठीक है। अब देखना, चंद के समय जो दीवान होता था बच्चों, प्रधानमंत्री होता था, जो कि बेसिकली सी जोशी लोग होते थे, ठीक है। चंद्र शासन में दीवान कौन होता था, लिखो, दीवान जो होता था इनका प्रधानमंत्री होता था, जो मंत्रियों में सबसे प्रमुख होगा, आज का जैसा प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री जो मंत्रियों में प्रमुख होगा, दीवान, बेसिकली ये जो लोग कौन होते थे, जोशी लोग होते थे चंद प्रशासन के समय में, ठीक है। इनके शासन में एक ठक्कुर शब्द यूज होता है बच्चों, वो किसके लिए यूज होता है, सामंत के लिए, ठीक है। लिखो, चंद प्रशासन में ठक्कुर शब्द, ठाकुर साग बोलते हैं जैसे ठक्कुर, इसी प्रकार ठक्कुर शब्द सामंत लोगों के लिए प्रयोग होता था। सामंत वाला राजा और प्रजा के बीच की कड़ी होती थी, जो राजा के आदेश पे कार्य करता था, उसी तरीके से ठक्कुर शब्द का प्रयोग किया गया बच्चों सामंत के लिए, ठीक है। अब देखो, चूंकि इनका प्रशासन आप देखोगे, सबसे पहले बच्चों राज्य प्रशासन होता था, जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे ना केंद्र सरकार होती थी, उसी समय चंद राजवंश में सबसे ऊपर होता था राज्य का प्रशासन। देखना इनका प्रशासन का स्ट्रक्चर कैसा था, सबसे ऊपर कौन होगा, राज्य का प्रशासन, यानी सबसे ऊपर कौन होता था, राज्य होता था। राज्य के प्रशासन के नीचे बच्चों मंडल होते थे, जो कि 2 मंडल थे इनके समय में, वहां पे सामंत बैठता था, यानी चंद राजन प्रशासन में राज्य प्रशासन सबसे ऊपर होगा, राज्य प्रशासन के जस्ट नीचे कौन होगा बच्चों, मंडल होगा, ठीक है।
कौन होगा? मंडल होगा। यानी राज्य प्रशासन के नीचे कौन होगा? मंडल। मंडल के नीचे बच्चों देश होते थे, इनके समय में देश बोला जाता था, ठीक है। राज्य प्रशासन, मंडल, और उसके नीचे कौन होता था? देश। और देश के नीचे होते थे बच्चों परगने या गरखे, ठीक है। ये एक सीरियल याद रखना, इसको कभी पेपर में आ सकता है। परगने या इसी को, इसके अलावा इसको गरखे भी बोला जाता था, ठीक है। परगने या गरखे, यानी चंद्र शासन में सबसे ऊपर कौन होता था? राज्य का प्रशासन होता था। जैसे आज केंद्र सरकार मान के चलिए, राज्य सरकार मान के चलिए, जिले मान के चलिए, गांव मान के चलिए, इस तरीके का, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो होता था बच्चों, राज्य का प्रशासन होता था, देन मंडल आता था, देन देश आता था, और उसके नीचे परगने या गरखे आते थे। सीरीज आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो गरखे या परगने के प्रशासक थे बच्चों, नेगी जाति के लोग होते थे और इनको दस्तूर मिलता था, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर दस्तूर इसी जगह पे मिलता है, दस्तूर लिखने की जरूरत नहीं, मैंने अलग से आपको वो करा रखा है, ठीक है। अब जो परगने और गरखे हैं बच्चों, यहाँ पे एक नागरिक परगना होता था, एक सैनिक परगना होता था। नागरिक परगना का जो अधिकारी होता था बच्चों, सिकदार या सरीदार बोला जाता था, ठीक है। ये परगने या गरखे दो प्रकार के होते थे। एक को बोला गया नागरिक, फ्लो चार्ट समझ रहे हो ना आप, नागरिक परगना, और दूसरे को बोला गया बच्चों सैन्य परगना, सैन्य परगना। अब यहां का जो अधिकारी होगा, कहां का? जो नागरिक परगना है बच्चों, वहां का अधिकारी कहलाता था सिकदार या सरीदार, ठीक है। यहां का अधिकारी कौन होता था? सिकदार या सरीदार। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से सिकदार या सरीदार नामक अधिकारी कहां पे कार्य करता था? चंद्र प्रशासन में परगने या गरखे का अधिकारी होता था, नागरिक अधिकारी, ठीक है। और सैन्य अधिकारी था बच्चों, वो बख्शी कहलाता था, जिसको बेसिकली कमांडर के रूप में जाना जाता था, ठीक है। ये कौन होता था? बख्शी, ब्रैकेट में लिखो कमांडर, कमांडर, ठीक है। ये अधिकारी था इनका, ठीक है, अधिकारी। और यहाँ का अधिकारी कौन हो गया? बख्शी या कमांडर। ये ध्यान रखना आप लोग। जो चंद्र राजवंश में सबसे ऊपर की इकाई राज्य का प्रशासन, देन मंडल होते थे। मंडल पे कौन रूल करता था बच्चों? सामंत, ठीक है। दो मंडल थे बेसिकली, यहाँ पे सामंत रूल करते थे, सामंत, ठीक है। सामान्यतः यहाँ पे दो मंडल थे, उसके नीचे देश पे परगने या गरखरे होते थे। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जो सिकदार या सरीदार था बच्चों, उसको नकद और माल गुजारी का ही प्रबंधन करता था और एकत्र करके उसको भंडार करने का कार्य करता था। भंडार करने का कार्य भंडारी कहलाता था, ठीक है। ये क्या करता था बच्चों? इसका कार्य क्या था? कार्य अगर कभी पता चले तो माल गुजारी, मतलब जो मालगुजारी वगैरह होती थी, एक प्रकार का टैक्स, ठीक है, रेवेन्यू टैक्स आप मान के चलिए, मालगुजारी। और इसके अलावा क्या करता था बच्चों? ये नकद का प्रबंधन करता था, ठीक है। मालगुजारी प्लस नकद कैश का प्रबंधन करने का कार्य किसका था बच्चों? ये सिकदार या सरीदार का होता था, जो कि मालगुजारी या नकद का प्रबंधन करता था। और इसको जो भंडार करेगा उसको भंडारी नामक अधिकारी होता था, यानी कर्मचारी उसके अंडर काम करता था, ठीक है। इसका जो भंडार करेगा, इसका भंडार करेगा वो कौन कहलाता था? भंडारी कहलाता था। आपने सुना होगा ना, भंडारी, यानी भंडारण का कार्य करता था वो भंडारी कहलाता था। ये आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद बच्चों भंडारों में जमा अनाज राजा तक कौन पहुंचता था? कैनी। यानी आपने क्या किया, यहां से नागरिक परगना था, इसने मालगुजारी और नगद का प्रबंधन यहां से किया। इसको देखने का काम भंडारी का होता था, भंडार का काम करता था जो, उसको भंडारी बोला गया। और उसके बाद जो ये भंडारी जो जिस चीज जो अनाज को रखता था उसको राजा तक पहुंचाने का कार्य कैनी कर लाता था, ठीक है। वो लिखने की जरूरत आपको है नहीं, मैंने आपको बता दिया। गरखे को इसने फिर विभाजन किया बच्चों, उसको बोला गया गांव। यानी गांव में इसका विभाजन, गरखे का विभाजन किसमें किया गया? नोट करके लिखो, गांव में किया गया। नोट, गरखे का विभाजन अलग अलग गांव, ठीक है, किसमें होता था? गांव में होता था। यानी तमाम प्रकार के गांव थे, यानी गरखों का विभाजन किसमें कर दिया गया बच्चों? गांव में कर दिया गया। और यहाँ पे जो मुखिया होते थे सयाना या बूढ़े कहलाते थे। तो गांव में क्या होते थे बच्चों? यहाँ के मुखिया सयाना या बूढ़े। अब क्वेश्चन ये पूछता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर चंद्र राजवंश में सयाना या बूढ़ा पाया जाता था? यहाँ के जो मुखिया होते थे, कहाँ के? गांव के सयाना ऑब्लिक बूढ़ा कहलाते थे। आपसे पूछा बताया भी था मैंने, सयाना बूढ़ा, ठीक है। वो गांव के प्रशासन से संबंधित होते थे बच्चों। और ये अलग अलग क्षेत्र में, जैसे सल्ट क्षेत्र वगैरह में है आपको क्या दिखेंगे? सयाना। दारमा घाटी में दिखेंगे आपको बूढ़ा। और इनसे छोटे कौन होते थे? थोकदार। थोकदार इनसे क्या होते थे? छोटे होते थे। मतलब ये कहीं ना कहीं गांव के प्रशासन से संबंधित है। कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के, जैसे मेरा जैसा एग्जामिनर हो और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने की वो चाहत रखता हो, तो मैं यही पूछूंगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर चंद्र राजवंश में सयाना व बूढ़ा आपको देखने को मिलेंगे चंद्र प्रशासन में? ऑप्शन दे देगा मंडल, ऑप्शन दे देगा देश, ऑप्शन दे देगा गरखे, ऑप्शन दे देगा गांव। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, इससे पहले
यहीं पे चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप फाउंडेशन क्लासेस पढ़ रहे हैं और फाउंडेशन क्लासेस का मतलब आप न्यू स्टूडेंट है, सामान्यतः ये समझा जाएगा, और आपके पास तमाम प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगी एग्जामिनेशन हॉल पे। आपके पास क्या है, पुलिस कांस्टेबल होगा, आपके पास फॉरेस्ट गार्ड होगा, आपके पास कनिष्ठ सहायक होगा, आपके पास स्नातक स्तरीय परीक्षा होंगी। एक बार पढ़ना है, जस्ट एक बार पुश करना है अपने आप को, आत्मा यहीं रहेगी और एग्जाम भी क्लियर होगा। ठीक है, तो गरखे का विभाजन गांव में कर दिया गया और यहाँ का मुखिया सयानाया बूढ़ा कहलाता था चंद राजवंश में। ठीक है, अब जब बोड़ा और सयाना को अपने अधीनस्थ गांव से जो प्राप्त होता था वो होता था बच्चों दस्तूर। ठीक है, लिखो सयाना या बूढ़ा को, पूरा लिखना, सयाना या बूढ़ा को अपने अधीनस्थ गांव से, जहां जिस जो इनके अंडर होंगे, सयाना बूढ़ा को अपने अधीनस्थ गांव से प्राप्त होता था क्या, दस्तूर। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मैंने किस जमाने में करा दिया था और अधीनस्थ सेनायक ने पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछले बार की क्लासेस में भी देखना, आज से 3 साल पहले की क्लासेस में आपको ये देखने को मिलेगा। तो सयाना या बूढ़ा को अपने अधीनस्थ गांव से जो प्राप्त होता था वो दस्तूर कहलाता था। दस्तूर में चाहे अनाज के रूप में ले लो, चाहे भोजन के रूप में ले लो, तो ये सब चीजें इनको मिलती थी। ठीक है, न्याय का काम न्यायाधीश यानी राजा होता था बच्चों। जो फांसी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चढ़ाई जाती थी उसको डांडा बोला जाता था। न्यायाधीश कौन होता था, बेसिकली चंद प्रशासन में अगर पूछेगा न्यायाधीश कौन होता था, यानी न्याय का कार्य कौन करता था, राजा करता था। ये पूरा प्रशासन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और जिसको सजा दी जाती थी बच्चों, फांसी ऊंचे पहाड़ में दी जाती थी, उसको सूली का डाना बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार की न्याय प्रणालियां प्रचलित थी, न्योवाली और बिस्ताली। एक प्रकार की कचहरियां थी। ठीक है, चंद प्रशासन में अगर आपसे पूछता है न्योवाली, दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ पे लिखा हुआ, शायद दिख जाएगा यहाँ पे ना, दिखना, इधर दिख रहा, कम दिखेगा, ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, चंद प्रशासन में न्योवाली व बिस्ताली लिखो आप। चंद प्रशासन में न्योवाली व बिस्ताली क्या थी, एक प्रकार की कचहरियां थी बच्चों। ठीक है, लिखो चंद प्रशासन में न्योवाली प्लस बिस्ताली क्या थी, कचहरियां थी। ठीक है, कचहरियां मतलब आप समझ गए हो ना, जो न्याय से संबंधित चीजें होती है, यानी कचहरियां थी बच्चों, कचहरी ये थी। ठीक है, और इन्हीं के समय में एक पंचनवीसी नामक पंचायती कचहरी भी थी, वो चंद साल में। ठीक है, देखो पंचनवीसी, 5 लोग होते थे इसमें। ठीक है, नवीसी ये क्या थी, पंचायत कचहरी थी। ये भी एक प्रकार के पंचायत सिस्टम था ना, इनको पंचायत कचहरी हुआ करती थी, क्या, पंचनवीसी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, इसके साथ साथ ही बच्चों यहाँ पर इनका एक सिराकोट में कुख्यात कारागार हुआ करता था और वहां पर ही ये सजा दे लोगों को भेजते थे। ठीक है, लिखो चंद राजवंश में कुख्यात कारागार किस स्थान पे था, एक मतलब जो जेल होती थी। ठीक है, कुख्यात कारागार, कुछ भी पूछ देते हैं कभी कभी। ठीक है, ये थी बच्चों सिराकोट में, यहीं पे जेल में भेजते थे लोगों को। ठीक, इनके समय में गुप्तचर होते थे बच्चों, जो कोई वैश्याएं, परिवारजक, राजवैद का कार्य करते थे, वो हमने देखना नहीं है। ठीक है, अब देखना बच्चों इनके समाज व संस्कृति किस प्रकार की थी। समाज व संस्कृति के बारे में भी लिखो, प्रशासन में आपका इतना ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समाज व संस्कृति लिखो, चंद राजवंश में समाज व संस्कृति, चंद राजवंश में समाज व संस्कृति। बेसिकली इनको सूर्यवंशी कहा गया है बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। ठीक है, लिखो चतुर्वर्णी समाज नहीं था इनके समय में। जैसे चतुर्वर्णी समाज का मतलब समझ गए ना, ब्राह्मण, उसके नीचे आपने सुने होंगे जो एंशियंट हिस्ट्री की किताबें पढ़े होंगे आपने, तो उसमें आप तो सुना होगा, सबसे ऊपर रख दिया ब्राह्मणों को, रख दिया उसके नीचे दूसरा वर्ग रख दिया, उसके नीचे सूद वैश्य रख दिए, फिर शूद्र रख दिए। तो इस प्रकार की चीजें इस समय पर नहीं मिलती थी। ठीक है, तो लिखो चतुर्वर्णी समाज नहीं था इस समय में, वर्ण विभाजन नहीं था मतलब। ठीक है, समाज नहीं अर्थात वर्ण विभाजन नहीं था, अर्थात वर्ण विभाजन नहीं था। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है चंद राजवंश की समाज और संस्कृति में क्या वर्ण विभाजन था, नहीं था। ठीक है, ये इनको बच्चों सूर्यवंशी कहा गया। सूर्यवंशी किसके द्वारा, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। सूर्यवंशी मतलब सूर्यवंशी कहा गया है। ठीक है, सूर्यवंशी कौन कहते हैं इनको, बीडी पांडे जी द्वारा। बद्रीदत्त पांडे जी इनको क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। इसको ध्यान रखना, किसको, चंद राजवंश को। ठीक है, इसके अलावा ये शिव के उपासक थे बच्चों, यानी भगवान शिव को पूजते थे, यानी शिव उपासक माना गया इनको, शिव उपासक। ठीक है, और इन्हीं के समय में एक सूर्य मंदिर बना बच्चों, वो है कहाँ पे, मढ़ का सूर्य मंदिर, डीडीहाट जिले में पड़ता है बच्चों। ये है किसके समय में, मढ़ का सूर्य मंदिर, चंद समय में। ठीक है, लिखूं मढ़ का सूर्य
मंदिर। ये कहाँ पर है? डीडीहाट पिथौरागढ़ में लिख लीजिए। ये इन्हीं के समय में बना है। कौन सा? मढ़ का सूर्य मंदिर, यानी चंद राजवंश में ही ये अपने आप में क्या है बच्चों? प्रचलित है। ठीक है, तो ये चीज थी। अब देखना बच्चों, चूंकि इनका जो मैंने इनके टैक्स सिस्टम पढ़ाया, इनका प्रशासन वगैरह पढ़ाया, क्वेश्चन इतने से ही बनना है। अनावश्यक चीजें पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फालतू की चीजें हमने देखनी भी नहीं है। अब कई किताबों में चंदू का नेपाल से संबंध लिखा होगा, वो हमने देखना नहीं है। और हमने इसके अलावा जो मेन चंद की टैक्स नीति वगैरह था वो भी चला दिया। ठीक है, नोट करके लिखो, नोट, चंद समय में पंचायत प्रणाली प्रचलित थी। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पंचायत प्रणाली अत्यधिक प्रचलित, यानी इन्होंने अपने यहाँ ना अत्यधिक प्रचलित पंचायत सिस्टम बनाया था बच्चों। ठीक है, यानी इनके समय में पंचायत सिस्टम चलता था। ये ध्यान रखना, क्योंकि सोमचंद के समय से ही, जब सोमचंद यहाँ से रूल करने आया, उसी के समय से पंचायत सिस्टम चला था। और इसमें मेहरा और फरतियाल दो वर्ग थे बच्चों, उसमें इनके कमान हुआ करती थी राज्य की। ठीक है, 4 प्रकार के इसमें बूढ़े देखने को मिलेंगे, कार्की, बोरा, चौधरी व ताड़ागी। ये सब इन्हीं के समय में। ठीक है, यानी इनके पंचायत प्रणाली में 4 प्रकार के बूढ़े लिखो। 4 बूढ़े कौन कौन थे? बूढ़े मतलब ये बुढ़े वाले नहीं है। ठीक है, बूढ़े मतलब इनके प्रशासन से संबंधित है। ये 4 बूढ़े में आते बच्चों, कार्की, बोरा, चौधरी और ताड़ागी। ठीक है, लिखूं कार्की, बोरा, चौधरी व ताड़ागी। ये चंद समय में 4 बूढ़ों में प्रचलित थे, चंद प्रशासन में, यानी जो अपने आप में पंचायती राज सिस्टम है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये क्या करते थे बच्चों, कई प्रकार के जो मतलब वहां पे थोक वगैरह बनी थी, वो हमने सब नहीं पढ़ना है। मेहरा, फरतियाल गुट, वो हमने कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है हमारा। तो नॉर्मल जितना क्वेश्चन हमारा पेपर में आ सकता है वो देखेंगे। ठीक है, अब लिखो ये क्वेश्चन, चंद के समय पंचायत में कितनी थोक होती थी? लिखो, थोक होते थे। ठीक है, चंद समय में, ये फैक्ट है, पंचायती थोकों की संख्या 5 थोक होते थे। थोक का मतलब सुना होगा ना, एक पंचायत के अंदर कितने पार्ट, आगे वाली बात। तो चंद समय में पंचायती थोकों की संख्या कितनी थी बच्चों? 5 थी। ये ध्यान रखना। और ये बहुत मतलब अपने आप में वो चीजें हैं, क्या कहते हैं, जो अपने मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, वो हमने इतना समय में देखना ही नहीं है। एक लास्ट चीज लिखो आप, इनके यहाँ जो प्रधान होता था, यानी प्रधान जिसको बोला, वो क्या करता था? मालगुजारी का कार्य करता था वो भी। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो आप, प्रधान के क्या कार्य थे? प्रधान या प्रधान जो भी कहते हो। ठीक है, मालगुजारी वसूल करता था, पुलिस का कार्य अपने गांव में करता था। ठीक है, माल गुजारी वसूल करता था और अपने गांव में पुलिस का कार्य भी करता था। ठीक है, मालगुजारी वसूल करता था और पुलिस का कार्य अपने गांव में करता था। पुलिस का कार्य अपने क्षेत्र में, यानी अपने गांव में करता था। कौन? प्रधान करता था पुलिस का कार्य अपने गांव में, और मालगुजारी वसूल करने का कार्य करता था। कोटाल व प्रहरी इसके नीचे होते थे बच्चों। प्रधान का सहायक और लेखक होता था कोटाल, और चौकीदार भी होता था। ठीक है, इसके लिखो 2 होंगे यहाँ पे, एक होगा कोटाल और दूसरा होगा क्या? चौकीदार। ये जो कोटाल था बच्चों, प्रधान का सहायक था, का सहायक व लेखक, मतलब जो उसकी सहायता करता था और उसका लेखन का कार्य। और चौकीदार तो आपको पता ही है, चौकीदारी का कार्य ये करता था। ठीक है, हमने ये सब चीजें देखनी है। बाकी 36 रकम 32 कलम मैंने आपको पढ़ा ही दिया। गूढ़ भूमि दान इन्हीं के द्वारा की गई थी, और जो फालतू के वो हैं अनावश्यक तथ्य, वो हमने नहीं देखना है। एग्जामिनेशन के हिसाब से देखोगे तो आपका इतना मोर देन इनफ है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ हमारा चंद राजवंश की कहानी एंड होती है। अब हमारा पंवार खत्म हो गया, टिहरी राजवंश खत्म हो गया, चंद राजवंश खत्म हो गया। बहुत जल्द हम गोरखा और ब्रिटिश शासन को एंड करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।